हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं अपने परिवार यूडी रोजगार में। जितने भी हमारे विद्यार्थी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो यह क्लास आप सभी के लिए परफेक्ट क्लास और इम्पोर्टेंट क्लास होने वाला है, क्योंकि सभी प्रश्न आप सभी के एग्ज़ाम के पैटर्न पे आधारित लिया गया है। यानी आप लोग अगर एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एनटीपीसी, आरपीएफ, आरपीएफएसआई किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन सभी के पैटर्न पे आधारित ही इस क्लास में जो सीरीज चलाया जा रहा है आप सभी के लिए सभी प्रश्न पैटर्न के अनुसार ही चलाया जा रहा है। समझो ना। तो आप लोग एक भी प्रश्न को मिस ना करना, सभी प्रश्न को बारीकता से अध्ययन करना। और जो न्यू स्टूडेंट हो मैं उन्हें बता दूं कि यह क्लास आप सभी को सुबह और शाम दोनों टाइम प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि हमारे जितने भी विद्यार्थी हो ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस करें और अपने नंबर को बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर पाएँ। समझो। और यह नंबर इंक्रीज तब होगा जब आप लोग प्रश्नों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए यह क्लास हमारी तरफ से सुबह और शाम दोनों टाइम आप सभी को उपलब्ध कराया जाता है। तो चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न समझना। पहला प्रश्न क्या कर रहा है भाई? कर रहा है यहाँ पे कि शब्दों का सही संबंध बताएं। यानी यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार नेत्र का संबंध दृष्टि से है, यानी जिस प्रकार आप सभी को सोचना होगा कि नेत्र का संबंध दृष्टि से है, उसी प्रकार जिह्वा का संबंध यहाँ पे किससे होगा और किस तरह से होगा। तो देखो आप लोग यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो, किस तरह से सोच सकते हो। तो देखो समझना, इस तरह से समझना कि नेत्र और दृष्टि में क्या संबंध है। तो नेत्र और दृष्टि में यह संबंध है कि जिस प्रकार नेत्र हमें दृष्टि के लिए संबंध होता है, यानी दृष्टि यानी देखने के लिए हमें मदद करता है। नेत्र हमें किसके लिए मदद करता है? दृष्टि के लिए मदद करता है, यानी देखने के लिए किसी चीज़ का मदद करता है। उसी प्रकार जिह्वा की बात करें तो जिह्वा जो है वह हमें किसके लिए मदद करता है भाई? तो मुँह के लिए नहीं, गंध के लिए नहीं, गला के लिए नहीं, क्या चीज़ के लिए? तो भाषण के लिए। यानी जिस प्रकार नेत्र जो है हमारे दृष्टि को देखने यानी दृष्टि के लिए क्या करता है? मदद करता है, देखने के लिए किसी चीज़ को मदद करता है। उसी प्रकार जिह्वा जो है हमें बोलने के लिए मदद करता है या फिर भाषण देने के लिए मदद करता है। तो राइट आंसर आप लोग यहाँ पे क्या लगाओगे? तो ऑप्शन नंबर 4 लगाओगे, जो कि बिल्कुल सही है और ऑप्शन नंबर 4 है। यहाँ तक समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो 2 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या करा है। 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी आप सभी को शब्दों का सही संबंध ही बताना है, लेकिन इसमें आप लोग किस तरह से लॉजिक लगाओगे समझना। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है भाई? तो यहाँ पे कर रहा है गुलाब और यहाँ पे क्या है? फूल। अब आप सभी को बताना होगा कि जिस प्रकार गुलाब का संबंध फूल से है, तो सूर्य का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। अब आप सभी को इसमें किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो? तो देखो इस तरह से आप लोग सोच सकते हो कि गुलाब जिस प्रकार एक प्रकार का क्या है भाई? तो गुलाब जो है एक प्रकार का फूल है, यानी गुलाब जो है एक फूल के वर्ग के अंतर्गत आता है। यानी गुलाब क्या है? एक प्रकार का फूल है। उसी प्रकार हम बात करें तो सूर्य एक प्रकार का क्या है? यानी सूर्य जो है किसके अंतर्गत आ जाएगा? तो ग्रह के अंदर। गलत, अगर ग्रह लगाओगे तो गलत हो जाएगा। और एग्जामिनर भी ऑप्शन 1 में ही ग्रह देकर देखो रखा है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 गलत। आकाश गलत, आकाश गंगा गलत। यानी जिस प्रकार गुलाब एक फूल है, यानी गुलाब जो है फूल वर्ग के अंतर्गत आता है, तो सूर्य उसी प्रकार का एक तारा है, यानी तारा वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। कौन? तो सूर्य। इस तरह से आप लोग को लॉजिक लगाना है। तो राइट आंसर आपका क्या निकल के आया? तो ऑप्शन नंबर 3 आया, जो कि क्या होगा? तारा होगा। बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य, ऑप्शन नंबर 3। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई? तो 3 नंबर का प्रश्न। और 3 नंबर का प्रश्न देखो यह क्या है? तो यह ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। और इसमें आप लोग को कैसे समझना है? जैसे जैसे हमें प्रश्न कहेगा ना, वैसे वैसे हमें एक स्ट्रक्चर के रूप में ढाल लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें लॉजिक लगाना और राइट आंसर का पता करना है। तो किस तरह से? तो देखो, और इससे पहले जितने भी प्रिय स्टूडेंट अभी क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी स्टूडेंट ज़्यादा क्लास को लाइक करना और ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास। तो देखो प्रश्न क्या कर रहा है समझना।
कह रहा है x जो है ना, x w का पुत्र है। देखो x जो है या x क्या है भाई, तो x जो है पुत्र है, किसका पुत्र है, तो x जो है वह w का पुत्र है। ठीक है, आगे देखो, तथा w भी का भाई है। यह w जो है ना वह भाई है, और किसका भाई है भाई, तो भी का भाई है। यानी w जो है वह भाई है किसका, तो भी का। समझ गए हो। आगे देखो, भी जो है u की बहन है। भी जो है वह बहन है, किसकी बहन है, तो u की बहन है। यानी भी जो है वह बहन है किसकी, तो u की। अब देखो यहाँ पे u का जेंडर हमें पता नहीं है कि या तो पुल्लिंग है या फिर स्त्रीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे u का जेंडर बताया ही नहीं है। u का जेंडर नहीं ना बताया, यहाँ पे क्या बताया, भी जो है u की बहन है। यानी भी जो है ना, भी जो है u की बहन है। अब बताओ, या स्त्रीलिंग भी हो सकती है और पुल्लिंग भी हो सकती है। चलो आगे प्रश्न देखो क्या कर रहा है। प्रश्न यहाँ पे समझना, प्रश्न करा है कि u किस प्रकार x से संबंधित है। यानी यह जो x है ना, यह जो x है यह u को क्या कहेगा। तो देखो x कहाँ है भाई, यहाँ है, और u कहाँ है, यहाँ है। अब बताओ x जो है u को क्या कहेगा भाई, तो x के पिता कौन है, ये w, और w का ये कौन हो सकता है, तो ये तीनों भाई बहन है। अब बताना कि u, देखो यहाँ पे u जो है इसका जेंडर ही नहीं पता, यानी यह प्लस है कि माइनस है, यानी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग। तो आप लोग पता कर सकते हो यहाँ पे कि x जो है इसको क्या कह सकता है भाई। अगर यहाँ पे देखते हो तो w क्या है, x का पिता है, यानी या तो w का भाई होगा या तो w का बहन होगा। और जब भाई होगा तो x इसको चाचा कहेगा, अगर बहन होगी तो इसको बुआ कहेगा। समझ रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे तो इसका जेंडर ही हमें पता नहीं है, यानी क्या होगा हमारा राइट आंसर, तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है भाई कि x जो है u को क्या कहेगा, क्योंकि इसका कोई जेंडर ही नहीं दिया गया है। समझ रहे हो ना। तो ऐसा प्रश्न में आप सभी को कंफ्यूज नहीं होना कि इन ऑप्शन में चयन करना है, नहीं, अगर नहीं जेंडर है तो निर्धारित नहीं किया जा सकता है, सिंपल सी बात है। समझ रहे हो ना। तो चलिए नेक्स्ट पे, तो देखो अगला प्रश्न समझना, 4 नंबर का क्या कर रहा है भाई। 4 नंबर का प्रश्न ये भी ब्लड रिलेशन का है, और इसमें कैसे आप लोग लॉजिक लगाओगे, तो इस तरह से समझना। यहाँ पे क्या कर रहा है ना, बी और सी क्रमशः पति और पत्नी है। देखो बी और सी क्या है, तो बी और सी क्रमशः आपस में पति पत्नी है, और जिसमें क्या कर रहा है, बी और सी क्रमशः क्या है, पति पत्नी। यानी बी का जो है वह पति है और सी का जो है वह पत्नी है। यानी बी पति है तो पुल्लिंग, और सी पत्नी है यानी स्त्रीलिंग। यही ना कर रहा है, बी और सी क्रमशः क्या है, तो बी पति है और सी पत्नी है, ये कर रहा है। आगे प्रश्न समझना क्या कर रहा है, एम के और सी का पिता है। एम जो है ना, के और सी, यानी ये सी और यहाँ पे के, और के और सी का पिता कौन है भाई, तो के और सी का पिता है यहाँ पे एम हो जाएगा, और एम पिता है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। अब समझ रहे हो यहाँ तक। अब आप लोग प्रश्न पे आ जाना कि प्रश्न क्या कर रहा है। देखो प्रश्न कर रहा है बी एम का क्या है, यानी एम जो है यह बी को क्या कहेगा, यानी एम जो है यह बी को क्या कहेगा भाई। तो आप लोग यहाँ पे किस तरह से लॉजिक लगा सकते हो, तो देखो बी और सी क्या है, पति पत्नी, और सी का पिता कौन है, एम, और सी कौन है, स्त्रीलिंग है, यानी पत्नी है, और पत्नी का पिता। अब बताना कि पत्नी के पिता जो है इसको क्या कहेगा भाई, तो इसको एम जो है बी को क्या कहेगा, एम जो है यानी पत्नी के पिता हो गया। अब बताना कि एम जो है बी को क्या कहेगा, तो दामाद कहेगा, यानी क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा, जो कि एम है ना वह बी को क्या कहेगा, तो दामाद कहेगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो समझो इसमें किस तरह से लॉजिक लगाया। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, 5 नंबर का प्रश्न। इसमें आप लोग को कैसे सोचना है, तो देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, यदि जोड़ का अर्थ भाग है, समझना, भाग का अर्थ घटाव है, घटाव का अर्थ गुना है, और गुना का अर्थ जोड़ है, तो इतना का मान क्या होगा आप लोग को बताना होगा। तो कैसे सोचोगे, तो देखो इस तरह से सोचना, समझो। यहाँ पे क्या है, 80 है, ठीक है, यहाँ पे 80 है, फिर क्या है प्लस, आगे क्या कर रहा है, प्लस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पे आप लोग भाग दो, फिर क्या होगा 20, फिर क्या है भाग। अब देखो भाग का अर्थ क्या है भाई, तो घटाओ यहाँ पे 2, 5 होगा,
फिर देखो घटाव, घटाव का अर्थ क्या है गुना, तो यहाँ पे गुना दो, फिर 12 होगा, फिर क्या है गुना, और गुना का अर्थ क्या है जोड़ है, तो यहाँ पे जोड़ दो, और यहाँ पे क्या होगा 92। अब क्या करो, तो आप लोग इसका कैलकुलेशन करो। कैसे करोगे, तो बोर्ड मास प्रयोग करोगे, यानी पहले भाग फिर गुना फिर जोड़ और अंत में घटाव करेंगे ना। तो पहले हम क्या करेंगे, भाग। देखो इस 80 में जब हम 20 से भाग देंगे तो कितना होगा, 4 आएगा, यानी 20 चौका 80 और माइनस का। अब देखो जब भाग हो गया तो उसके बाद हम किसका करेंगे, गुना का करेंगे, यानी फिर क्या करेंगे, तो यहाँ पे 4 माइनस का 12 गुने 5 करेंगे, कितना होगा 12 पचे का 60 यानी 60 आ गया, और प्लस का 92 यानी 92। अब हमें क्या करना है, इस 4 को इस 92 के साथ जोड़ना है। तो देखो 92 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई 96, और माइनस का 60 करेंगे तो कितना होगा, यानी कि यहाँ पे 36 होगा, यानी 36 होगा। बोले तो ऑप्शन नंबर 3 होगा आपका राइट आंसर और बिल्कुल सही आंसर। क्या होगा, 36 जो होगा ना आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा और बिल्कुल सही आंसर होगा। तो जैसे जैसे हमें इसका अर्थ कहा ना वैसे वैसे हम रखें और राइट आंसर का क्या कर लिए, पता कर लिए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना, 6 नंबर का क्या कर रहा है। 6 नंबर में भी हमें यही लॉजिक लगाना है। किस तरह से, तो इस तरह से करना है कि यहाँ पे क्या है 100 है, फिर क्या है माइनस। अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, तो देखो घटाव का अर्थ भाग है, यहाँ पे आप लोग भाग दो, क्या होगा 25 होगा। फिर देखो भाग, भाग का अर्थ कहाँ है भाई, तो भाग का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पे आप लोग जोड़ दो 7 होगा। फिर देखो जोड़ का अर्थ क्या दे रखा है, गुना, तो यहाँ पे गुना दो और 30 होगा। फिर देखो गुना, गुना का अर्थ घटाव है, तो यहाँ घटा दो, और फिर क्या है जोड़। अब देखो जोड़ का अर्थ क्या भाई, तो यहाँ पे समझना जोड़ का अर्थ पुनः गुना है, तो यहाँ पे गुना दो 9। अब आप लोग क्या करो, तो इसका कैलकुलेशन करो। कैसे, तो बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे, यानी भाग का फिर गुना का फिर जोड़ का और अंत में घटाव का। तो देखो 100 में जब 25 से भाग दोगे कितना आएगा भाई, तो 25 चौका 104 आया, और प्लस का फिर देखो भाग हो गया तो गुना का करेंगे, तो 30 में जब 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 30 सत्ते 210 यानी 210 आएगा। और फिर यहाँ पे क्या होगा भाई माइनस का, और फिर देखो यहाँ पे गुना है तो फिर गुना करेंगे, 9 दूना का 18। अब देखो 210 प्लस का 4 करेंगे कितना आएगा 214, और 214 में फिर हम क्या करेंगे 18 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे आ जाएगा 196 यानी 196 आ जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 2 में है, जो कि आपका राइट आंसर है 196 और बिल्कुल सही आंसर है। तो किस तरह से आप लोग राइट आंसर प्राप्त कर पाए हो, समझ रहे हो, यानी जैसे जैसे कहा वैसे वैसे मान रखें और बोर्ड मास का प्रयोग किए और राइट आंसर का हम प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न में क्या लॉजिक लगा रखा है भाई, तो देखो यहाँ पे कह रहा है ना कि दिए गए विकल्प में असंगत शब्द का चयन करें। असंगत शब्द का चयन करने का मतलब है ना कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखा है, देखो 1 2 3 4, ठीक है 4 ऑप्शन दे रखा है। इन 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक समान है, लेकिन एक ऑप्शन जो है ना वह सबसे अलग है, सबसे हट के है, और वही ऑप्शन को आप सभी को क्या करना है, चयन करना है और राइट आंसर का पता करना है। तो कैसे करोगे, तो देखो इस तरह से समझना। अगर हम बात करें कौवा का, अगर हम बात करें कबूतर का, अगर हम बात करें तोता का, तो ये तीनों जो है ना, ये तीनों जो है तोता, कबूतर और कौवा की बात करें तो ये तीनों किस वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा भाई, तो ये तीनों पक्षी वर्ग के अंतर्गत आ जाएगा। यानी किसके अंतर्गत आ जाएगा, पक्षी वर्ग के अंदर। तो बोलोगे सर चमगादड़ भी तो पक्षी, नहीं, चमगादड़ जो है ना वह स्तनपायी वर्ग के अंदर आ जाएगा, क्योंकि चमगादड़ ही एक ऐसा जीव है जो वह क्या करता है, पक्षी की तरह दिखता है, लेकिन यह पक्षी वर्ग में नहीं आता है बल्कि स्तनपायी वर्ग में आता है। यानी यह अपने बच्चे को जन्म देता है और यह अपने बच्चे को दूध क्या करता है, पिलाता है। लेकिन कौवा, कबूतर, तोता ये सभी अंडा को क्या करता है, अंडा देता है, यानी बच्चा को जन्म नहीं देता। इसलिए ये तीनों पक्षी वर्ग में और चमगादड़ जो होगा स्तनपायी वर्ग में आ जाएगा। समझ रहे हो, तो इस तरह से आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हुआ। तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो
अगला प्रश्न समझना क्या कर रहा है, 8 नंबर का प्रश्न। 8 नंबर का प्रश्न में आप सभी को यहाँ पे सोचना होगा और बताना होगा, वही कर रहा है कि असंगत चुने। इसमें भी आप सभी को बताना है कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन जो होगा वह 3 एक समान होगा लेकिन एक सबसे अलग होगा। तो कैसे पता करोगे, तो देखो इस तरह से करना, समझना। अगर हम बात करें मसूरी का, अगर हम बात करें शिमला का, अगर हम बात करें ऊटी का, तो कहीं कुछ आप सभी को ये नाम सुनने के बाद कोई लॉजिक समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग इंडिया का हो तो बोलोगे जी सर क्या आ रहा है, यानी मसूरी की बात करें, शिमला की बात करें और ऊटी की बात करें तो ये तीनों जो है ना वह क्या है, तो पर्वतीय स्थल है। क्या भाई, तो ये तीनों जो है ना वह पर्वतीय स्थल के अंदर आ जाएगा, पर्वतीय स्थल के अंदर आ जाएगा। लेकिन जब हम बात करें जयपुर का तो ये क्या हो जाएगा, स्थलीय में आ जाएगा, ओनली वन स्थलीय में, यानी सबसे अलग क्या होगा, तो स्थलीय में आ जाएगा। यानी राइट आंसर जो होगा ना ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि मसूरी, शिमला और ऊटी जो है पर्वतीय स्थल के वर्ग में आ जाएगा, यानी पर्वतीय श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। समझ गए हो ये प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, तो जयपुर होगा। चलो अगला प्रश्न देखना क्या है, तो 9 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या करा भाई, यह देखो कैलेंडर का प्रश्न है और इसमें आप लोग कैसे सोचोगे। करा यदि 30 जनवरी 2013 को गुरुवार हो तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा। अब देखो आप सभी को बताना होगा कि यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि वर्ष क्या है, तो बोलोगे इसमें भी 2013 और इसमें भी 2013, यानी एक ही वर्ष के अंदर हमें काउंट करना है। ठीक है, और ये भी देख लो कि 2013 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष। तो 2013 में आप लोग 4 से भाग दोगे तो यह पूर्ण रूप से विभाजित नहीं ना हो रहा है, यानी यह क्या है, तो साधारण वर्ष है। और जब यह साधारण वर्ष है तो यह फरवरी का मंथ कितना लगेगा, तो 28 दिन का इसका मंथ लगेगा। समझ रहे हो, इतना तो आप सभी को पता होगा। चलो अब देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, 30 जनवरी 2013 को क्या है भाई, गुरुवार है। अब देखो यहाँ पे कुल दिन हमें काउंट करना है, क्या करना है, कुल दिन काउंट करना है, यानी 30 जनवरी से 2 मार्च के बीच। तो कुल दिन बराबर हमें क्या करना पड़ेगा, तो इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। कैसे, तो देखो यहाँ पे अगर हमें पता करना है, बताओ आप लोग सोचो कि जनवरी जो होता है यह माह कितने दिन का होता है, तो 31 दिन का माह होता है। अब 31 दिन में 30 जनवरी को तो बता रहा है क्या क्या होगा, गुरुवार होगा। तो बाकी कितना दिन बचा, 1 दिन बचा, जनवरी में 1 दिन बचा ना। उसके बाद जनवरी के बाद क्या आएगा, फरवरी। और फरवरी देखो 2013 जो है वह साधारण बरस है, यानी इसमें 28 दिन होगा, तो फरवरी का 28 दिन हो गया। और मार्च में फिर जाना है, तो मार्च में क्या कर रहा है, 2 मार्च को, यानी इसमें 2 दिन। अब करो क्या, तो सभी दिनों को जोड़ दो, तो 28 2 30 और 30 और 1 31 दिन, यानी ओवरऑल कितना दिन आ गया, 31 दिन। अब इस 31 दिन में आप लोग 7 से भाग दे दो। बोलोगे सर 7 से भाग क्यों दे, तो समझना, अगर आज जो दिन है तो आज से 7 दिन बाद फिर क्या होगा, वही दिन होगा, उससे 7 दिन बाद वही दिन, यानी 7 दिन के बाद पुनः वही दिन आएगा। तो इसीलिए मैं 7 से यहाँ पे डिवाइड करता हूँ। तो क्या होगा, 7 14 और 28, यहाँ पे क्या होगा, 7 चौका 28, 7 पचे 35 ज़्यादा हो जाएगा, 7 चौका 28, यानी कितना बचा, तो यहाँ पे 3 दिन बचा, 3 दिन रेंडम बचा, शेष कितना बचा, 3 दिन। अब आप लोग को क्या करना है कि इस गुरुवार में इस 3 दिन को जोड़ देना है। गुरुवार में 3 दिन को क्या करना है, जोड़ देना है। तो बताओ गुरुवार में जब 3 दिन जोड़ोगे क्या होगा भाई, तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, यानी यहाँ पे राइट आंसर जो होगा ना आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। यानी 30 जनवरी 2013 को गुरुवार है, तो 2 मार्च 2013 को कौन सा दिन होगा, तो रविवार होगा, जो आपका क्या है, राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। समझ रहे हो, राइट आंसर क्या निकल के आया, तो ऑप्शन नंबर निकल के आया 4, जो कि आपका बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य। समझ गए हो, तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो 10 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है, देखो 10 नंबर का प्रश्न में करा, यदि
आज सोमवार है यानी टुडे, यानी आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, समझना। अगर आज का है सोमवार है तो 61 दिन के बाद, यानी 61 दिन के बाद कौन सा दिन होगा भाई। तो यहाँ पे टोटल डे कितना दे रहा है, 61 दिन, यानी 61 दिन दे रखा है। तो इस 61 दिन में हमें क्या करना है, 7 से भाग दे देना है, समझना। तो क्या होगा, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 का 56, 7 8 का 56 होगा। 7 9 63 ज़्यादा हो जाएगा, 7 8 का 56 तो 56, और यहाँ पे शेष कितना बचा, 5 दिन, यानी शेष बच गया 5 दिन। अब इस 5 दिन को क्या करना है कि इस सोमवार में इस 5 दिन को जोड़ देना है। तो देखो क्या होगा भाई, तो सोमवार में जब 5 दिन जोड़ोगे क्या होगा, तो मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, यानी क्या होगा, तो शनिवार होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 होगा। यानी अगर आज सोमवार है तो 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो शनिवार होगा, यानी आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, समझ रहे हो। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, सभी स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना क्लास को। और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि अगर आप लोग सिलेक्शन चाहते हो तो ऐसे पैटर्न पे आधारित सभी प्रश्नों को आप लोग को हल करना अति आवश्यक है और प्रैक्टिस करना अति आवश्यक है। तो इसीलिए आप लोग को यह क्लास सुबह भी मिलता है और शाम भी प्रोवाइड कराया जाता है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पे प्रैक्टिस कर पाओ। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है, तो 11 नंबर का प्रश्न समझना। 11 नंबर का प्रश्न यहाँ पे आप सभी को कर रहा है, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है। और यह प्रश्न जो है ना, यह सीरीज वाले प्रश्न है। और इसमें आप सभी को कैसे सोचना है, तो देखो सबसे पहले देखो यह सीरीज जो है नंबर सीरीज का, लेकिन इसका सीरीज जो है किस प्रकार का चल रहा है। तो देखो कम रहा है बढ़ रहा है, कम रहा है बढ़ रहा है, कम रहा है बढ़ रहा है, इस तरह का सीरीज चल रहा है। और जब भी इस तरह से कम बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े या कम बेसी हो ना सीरीज में, तो आप लोग एक ही चीज़ का अप्लाई करना, क्या करना, तो आप लोग एक एक गैप करके लॉजिक लगाना। किस तरह से, तो हमारी बातों को समझना इस तरह से कि यहाँ पे अगर मैं 8 से 16 चलता हूँ, 16 से 32 चलता हूँ, 32 से अगले पद निकालूंगा, तो हमें देखो यहाँ पे राइट आंसर मिल गया ना। और उसी प्रकार 1 से 3 चलूँगा, फिर 3 से 5, 5 से 7 और 7 से 9 चलना है। इस तरह से हमें करना है, यानी एक एक छोड़ के लॉजिक लगाना है। तो अब आप लोग यहाँ पे इस तरह से समझना कि अगर मैं 1 से 3 पे जाता हूँ तो क्या हो रहा है, प्लस का 2 कर रहा हूँ। फिर 3 से 5 पे जा रहा हूँ तो प्लस का 2, 5 से 7 तो प्लस का 2, और 7 से 9 यानी प्लस का 2, यानी सभी में प्लस 2 कर रहा हूँ ना। अब नीचे पे आ जाओ, देखो 8 से मैं अगर 16 पे जाता हूँ तो क्या करता हूँ, तो बोलोगे सर 8 से 16 पे जा रहा हूँ, यानी गुना 2 कर दो ना, यानी 8 दूना का 16। फिर देखो जब पुनः हम 16 से 32 पे जाने की कोशिश करते हैं तो 16 में गुना 2 करेंगे, 16 दूना का 32। और जब हम अगले पद निकालेंगे भाई, तो देखो गुना का 2 गुना का 2, तो यहाँ भी गुना का 2 करना है। तो 32 गुना का 2 करेंगे, तो 32 गुना का 2 कितना आएगा भाई, तो 64 आएगा, यानी 64 आएगा। और 64 जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है, 4 में है, जो कि क्या है, बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो 64 होगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। तो यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ रहे हो कि आपका राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 होगा। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो ये समझना, ये 12 नंबर का प्रश्न है, ठीक है। अब इसमें आप सभी को सोचना है कैसे हमें करना है। तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, तो यहाँ भी बताना है लुप्त संख्या क्या होगा, यानी मिसिंग नंबर बताना है, और वो भी सीरीज वाले। यहाँ पे इस भाट की जगह क्या होगा, तो अब इसमें कैसे लॉजिक लगाओगे, तो पहले वही देखोगे आप लोग क्या कि सीरीज है जो है किस प्रकार का। तो देखो 10 है, 18 है, 26 है, 24 है, फिर इस तरह से हो रहा है। यानी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज हो रहा है, यानी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। और जब धीरे धीरे बढ़े तो कैसे सोचोगे, तो इस तरह से सोचना कि देखो 10 से 18 गया तो क्या हुआ भाई, तो बोलोगे सर प्लस का 8 हुआ, 10 से 18 प्लस का 8। फिर 18 से 26 हुआ तो क्या हुआ, तो प्लस का फिर 8 हुआ।
फिर देखो 26 से 34 हुआ तो क्या हुआ, पुनः प्लस का 8 हुआ, प्लस का 8 हुआ ना। और इस बार जब अगले पद निकालोगे तो क्या करोगे, तो देखो +8 +8 +8 का सीरीज चल रहा है, तो यहाँ भी हम +8 का ही करेंगे। यानी जब 34 में हम 8 जोड़ेंगे कितना होगा, तो 8 4 12 और फिर यहाँ पे 3 1 4 यानी क्या आया, 42 आया, यानी 42 आया। और उसी प्रकार जब यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे भी हमें +8 होना चाहिए। तो देखो 42 में जब 8 जोड़ेंगे तो 50 यहाँ पे आया। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम +8 +8 +8 के सीरीज में चलते हैं तो हमारा राइट जो होगा यहाँ पे 42 यहाँ पे राइट आंसर आ गया, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। यानी 42 जो है हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर कितना में है, तो 2 में। यहाँ तक सभी विद्यार्थी समझ गए हो। तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है भाई, तो 13 नंबर का प्रश्न, 12 नंबर, ये देखो वही प्रश्न है, रिपीट हो गया। यहाँ पे क्या होगा, तो 42 यानी 42 होगा, जो अभी पिछले प्रश्न किए हैं। देखो यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न समझना, इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इसमें समझना 13 नंबर का प्रश्न में, यह देखो कोडिंग डिकोडिंग वाले प्रश्न हैं, और इसमें हमें कैसे लॉजिक लगाना है तो समझो। यहाँ पे कर रहा है ना कि अगर इतना का कोड इतना है, यानी इतना का कोडवर्ड इतना है और इतना का कोडवर्ड इतना है, तो हमें बताना FUGI का कोडवर्ड क्या होगा। तो हमसे पूछा FUGI का। अब देखो FUGI इसमें कहीं दिख रहा है, इसमें कहीं दिख रहा है नहीं ना, यानी सिर्फ J दिख रहा है, J दिख रहा है, I दिख रहा है, I दिख रहा है, लेकिन F और U नहीं दिख रहा है। यानी U भी दिख रहा है लेकिन F नहीं दिख रहा है। यानी इस तरह से नहीं दिया है कि देखो इतना का कोडवर्ड इतना है, इतना का कोडवर्ड इतना है, तो इतना को हमें मैच कर लेना इससे नहीं, ऐसे हमें लॉजिक नहीं दे रखा है। हमें कुछ इस तरह से सोचना होगा कि यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो Q दे रखा है, U दे रखा है, I दे रखा है और Z दे रखा है, और इतना का हमें दे रखा है 73 कोडवर्ड, यानी इतना का कोडिंग कितना कर रहा है, तो 73 कर रहा है। अब हमें सोचना होगा कि आखिर इतना से इतना लिखा तो लिखा कैसे, समझ रहे हो ना। तो हम कैसे सोचेंगे, तो हम इस तरह से सोचेंगे, समझना कि सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट पोजीशन का प्रयोग करेंगे। जैसे Q का 17 होता है, U का कितना होता है 21 होता है, और I का 9 होता है, और Z का कितना होता है, तो 26 होता है। अब आप लोग यहाँ पे सोचोगे कि इतना से 73 लिखा तो लिखा कैसे। तो देखो अगर मैं इन सभी के अल्फ़ाबेट को आपस में ऐड करते हैं, अब लॉजिक लगाते हैं, तो हमें कितना प्राप्त होता है भाई। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 9 15 और 15 और 1 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 7 कितना होगा भाई, तो 16 और 7 23, 23 के 3 बाकी 2, और बचा देखो 2 और 2 4, और 4 और 2 6 और 1 7, यानी देखो 7 यानी 73, यानी देखो 73 आया ना, यहाँ पे भी 73 है ना। यानी क्या हुआ ना कि इतना के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को आपस में ऐड कर दिया, यानी आपस में जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जो आया ना वही इसका राइट आंसर हो गया, यानी वही इसका राइट आंसर, यानी यहाँ पे 73 जो है ना यही इसका राइट आंसर, समझ रहे हो। अब वही लॉजिक हमें इसमें देखना कि क्या इसमें भी वही लॉजिक लग रहा है। तो देखो इसमें भी हम कैसे देखेंगे, तो इस तरह से देखेंगे। यहाँ पे क्या है JOCK, अब जैक के सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को हम ऐड करेंगे, तो J को 10 होगा, और O का 15 होगा, C का कितना होगा 3 होगा, और K का 11 होगा। अब हमें क्या करना है, सभी को जोड़ना है। तो देखो 3 1 4 और 4 और 5 9, यानी यहाँ पे 9 हुआ। फिर देखो 1 1 2 और 2 और 1 3, यानी क्या हो गया 39। देखो यहाँ पे 39 है, बोलोगे जी सर। अब हमें इसी प्रकार इसमें भी सभी अल्फ़ाबेट पोजीशन को ऐड करके राइट आंसर पता कर लेंगे, करेंगे ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, F है, U है, J है और I है। अब यहाँ पे आप लोग सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखो। F का कितना होता है 6 होता है, प्लस U का कितना होता है भाई, तो U का 21 होता है, J का कितना होता है 10 होता है, J का कितना होता है, तो J का 10 होता है, और प्लस I का कितना होता है, तो I का 9 होता है। अब आप लोग क्या करो, तो सभी को जोड़ो। कैसे जोड़ोगे, तो देखो यहाँ पे जोड़ो, यहाँ पे कितना है, तो 9 और 6 15, और 15 और फिर यहाँ पे समझना
9 और 6 15, 15 और 10 कितना होगा, तो 15 और 10 25, और 25 और 21 कितना होगा, तो 25 और 1 46, यानी 46 होगा, यानी 46 होगा, जो कि कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 4 में है आपका राइट आंसर। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन जोड़ दिया और वही हमारा राइट आंसर आ गया, जो कि देखो ऑप्शन नंबर क्या था, तो ऑप्शन नंबर 4 में है, जो कि बिल्कुल सही है। तो क्या लॉजिक लगाया, समझ गए हो ना सभी। तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है, तो 14 नंबर का प्रश्न। इसमें किस तरह से सोचोगे भाई, तो यह भी देखो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। यहाँ पे करा यदि किसी कूट भाषा में इतना का इतना लिखा जाता है, ठीक है, मैं मान लिया, तो इतना को क्या लिखा जाएगा। अब आप लोग देखो आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, वही ना हमें लॉजिक पता करना है, तभी तो हम इसका राइट आंसर पता कर पाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है, डी है, ई है, सी है, फिर आई है, फिर डी है, फिर ई है और डी है। अब इतना को क्या लिखा, तो 4 लिखा, 5 लिखा, 3 लिखा, 9 लिखा, 4 5 4 इतना लिखा। अब हमें क्या करना है भाई, तो हमें पता करना है आखिर इतना से इतना लिखा तो कैसे लिखा, समझ रहे हो ना। तो देखो हम क्या करेंगे, सभी का पहले अल्फ़ाबेट पोजीशन लिखेंगे। तो देखो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है, सी का कितना होता है 3 होता है, आई का 9 होता है, डी का कितना होता है, तो डी का 4 होता है, ई का 5 होता है और पुनः डी का 4 होता है। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या किया है, तो देखो यहाँ पे 4 से डी का अल्फ़ाबेट पोजीशन 4 होता है और यहाँ पे 4 लिखा, यानी इसका अल्फ़ाबेट पोजीशन सेम टू सेम लिखा। ई का अल्फ़ाबेट पोजीशन 5 होता है और यहाँ पे 5 लिखा, सी का 3 होता है 3 लिखा, आई का 9 होता है 9 लिखा, डी का 4 होता है 4 लिखा और ई का 5 होता है और डी का 4 होता है तो 4 लिखा। यानी इतना को इतना लिखा ना, तो सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया, तो इसका जो क्या होगा हमें पता नहीं कर लेना है। यानी यहाँ पे अल्फ़ाबेट पोजीशन दे रखा है तो हमें अल्फ़ाबेट का पता नहीं कर लेंगे ना। तो कैसे करेंगे, तो इस तरह से करेंगे, समझना। यहाँ पे हमें क्या क्या दे रखा है भाई, तो देखो यहाँ पे क्या है, 8 है, 5 है, 9 है और 7 है, 8 है और फिर 20 है, 20 है। अब हमें क्या करना है कि इसका हमें सभी का अल्फ़ाबेट लिख लेना। अल्फ़ाबेट पोजीशन दे रखा है, अल्फ़ाबेट लिखना। तो देखो 8 जो होता है किसका होता है, एच का, एस जो यहाँ पे क्या है 5 है, समझना। 5 जो होता है किसका होता है, ई का, आई जो 9 जो होता है वह किसका होता है, आई का, और यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देखो 7 दे रखा है, तो 7 जो होता है वह किसका होता है, तो 7 जो होता है जी का, और यहाँ पे देखो 8 जो होता है वह किसका होता है, तो 8 जो होता है पुनः एच का होगा, और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है 20, और 20 जो होता है वह किसका होता है, तो जेड का, सॉरी टी का। अब आप लोग बताओ कि कौन सा ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है, तो देखो HEIGHT कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, HEIGHT, देखो HEIGHT ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है, 1 जो कि हमारा राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर है। कौन सा, तो ऑप्शन नंबर 4। तो किस तरह से लॉजिक लगाए इन प्रश्नों में, समझ रहे हो। यानी सभी का अल्फ़ाबेट पोजीशन लिख दिया, यहाँ पे इसका कोड वर्ड इतना लिखा, और यहाँ पे इस बार अल्फ़ाबेट पोजीशन दे रखा था, हमें अल्फ़ाबेट पता करना था, तो हमें राइट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो चले नेक्स्ट पे। तो देखो समझना यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, तो 15 नंबर का प्रश्न। इसमें कैसे आप सभी से पूछना चाहता है एग्जामिनर, तो देखो करा है वह शब्द ज्ञात कीजिए, यहाँ करा है ना, वह शब्द ज्ञात करो जो दिए गए शब्द के अक्षरों के द्वारा नहीं बनाया जा सकता। यानी बताना होगा ना यहाँ पे कि इतना का प्रयोग करके आप लोग कौन सा ऑप्शन जो है वह नहीं बना सकते हो, समझ रहे हो ना, नहीं बना सकते हो, जो हमें पता करना है। यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, नहीं बनाया जा सकता है, तो हमें सभी चेक करना पड़ेगा। चलो मैं ऑप्शन 1 को चेक करता हूँ, क्या है, BRAIN, देखो BRAIN, यानी ऑप्शन नंबर 1 क्या हो सकता है, बनाया जा सकता है, लेकिन हमें कह रहा है जो नहीं बनाया जाएगा वही राइट आंसर होगा। तो चलो मैं ऑप्शन नंबर 2 को चेक करता हूँ, क्या है, TRIBLE, TRIBLE, देखो इसमें ई कहीं भी नहीं है,
यानी क्या होगा, हमारा राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, क्योंकि ऑप्शन नंबर 2 में ई का प्रयोग किया गया और इसमें ई है ही नहीं। और कह रहा है कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनाया जा सकता है। अगर आप लोग को लगता होगा कि ऑप्शन 3 बनाया जा सकता है, तो ये बनाया जा सकता है और ये भी बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 मिल गया हमें जो नहीं बनाया जा सकता और यही राइट आंसर है। अगर नहीं है यहाँ पे तो मैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 को भी चेक करता हूँ। देखो LATIN, देखो यहाँ पे L है, A है, T है, I है, N है, यानी ऑप्शन नंबर 3 बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 4 भी बनाया जा सकता है। URBAN, देखो URBAN, यानी क्या हो गया, तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 बनाया जा सकता है, लेकिन ऑप्शन 2 जो है नहीं बनाया जा सकता, यानी वही तो हमारा राइट आंसर हो रहा है। कह रहा है जो नहीं बनाया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 नहीं बनाया जाएगा। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट पे। तो देखो समझना, 16 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है भाई। 16 नंबर जो है ना, यह कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न है। इसमें आप लोग कैसे लॉजिक लगाओगे तो समझना। कह रहा है कुछ बतखें पक्षियाँ हैं, यानी यहाँ पे कुछ बत्तख, यहाँ पे क्या होता है, बत्तख मैं लिखता हूँ, क्या है, बत्तख। इसका यह जो है ना, यह कुछ बत्तख क्या है, तो कुछ बत्तख व पक्षियाँ हैं, यानी यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से पक्षी होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ बत्तख क्या है, पक्षियाँ, मैं मान लिया। अब कह रहा है कुछ पक्षियाँ गाय हैं, या जो है ना पक्षी का कुछ भाग किस में आ जाएगा, तो गाय में आ जाएगा, यानी कुछ पक्षियाँ गाय है। ठीक है, अब हमें निष्कर्ष देखना होगा भाई। तो निष्कर्ष हमें क्या कर रहा है, तो देखो निष्कर्ष 1 समझना। कह रहा है कुछ बतखें गाय हैं, तो कुछ बत्तख यहाँ है और गाय यहाँ है। अब बताओ कुछ बत्तख कुछ गाय हो सकता है, नहीं ना, क्योंकि बत्तख और गाय में कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, यानी निष्कर्ष 1 क्या है, तो गलत है। अब हमें निष्कर्ष 2 पे देखना है। कह रहा है कुछ गायें बत्तख है, तो कुछ गायें कहाँ है, तो गाय यहाँ और बत्तख यहाँ, यानी कुछ गाय या बत्तख हो सकता है, नहीं ना, क्योंकि गाय इधर है और बत्तख के आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी क्या होगा, तो निष्कर्ष 2 भी गलत होगा। यानी यहाँ पे राइट आंसर होगा, क्या होगा, तो ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा, जो कि आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब अगले प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न समझना 17 नंबर का, या भी देखो कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न, इसमें भी कैसे कर रहे हैं, तो उसी प्रकार से करना है भाई, समझो। कह रहा है कुछ फरिश्ते देवता हैं, देखो कुछ फरिश्ते, यहाँ पे क्या है, तो फरिश्ते को मैं फा से लिखता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे यह कुछ फरिश्ता जो है ना, इसका कुछ भाग देवता है, यानी कुछ भाग इस तरह से समझना, इसका कुछ भाग क्या है, देवता, देवता को मैं दे से लिखता हूँ, कुछ भाग क्या है, देवता। अब कह रहा है सभी जीव जो है वह देवता है, यानी जीव, देखो जितना भी जीव है ना, यह सभी जीव क्या है, तो सभी जीव देवता के अंदर आ गया। देखो ये देवता बड़ा वाला है और देवता के अंदर जीव आ गया ना। अब आप लोग यहाँ पे क्या करो, तो यहाँ पे निष्कर्ष पे आ जाओ। देखो निष्कर्ष क्या कर रहा है भाई, कर रहा है कुछ फरिश्ते जीव हैं, देखो फरिश्ता यहाँ है, जीव यहाँ, और फरिश्ता और जीव में कोई रिलेशन है, बोलोगे नहीं रिलेशन है, यानी निष्कर्ष 1 गलत होगा। निष्कर्ष 2 देखो, कर रहा है कुछ जीव फरिश्ते हैं, जीव देखो कुछ जीव फरिश्ते हो सकते हैं, यानी जीव और फरिश्ता में कोई रिलेशन यहाँ पे है नहीं ना दिख रहा है, यानी ये भी गलत होगा। यानी ना तो 1 और ना तो 2 अनुसरण करते हैं, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो देखो ऑप्शन नंबर 1 में 1 और 2 दोनों अनुसरण नहीं कर रहे हैं, जो कि हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बिल्कुल सही और बिल्कुल सत्य। ठीक है, तो चलो अगला प्रश्न देखना क्या कर रहा है भाई, तो 18 नंबर का प्रश्न है। देखो इसमें क्या कर रहा है, तो देखो क्या कर रहा है, यदि मैं पंक्ति के दोनों किनारे से छठा हूँ तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखो यहाँ पे कोई स्टूडेंट है, ठीक है, बहुत सारे एक क्लास है, एक क्लास में एक सीरीज में बैठा हुआ स्टूडेंट है, समझना इस तरह से। और यहाँ पे एक लड़का जो है ना, वह क्या कर रहा है, तो यहाँ पे एक लड़का जो कर रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों किनारों से, यानी इधर से भी मैं कितने स्थान पे हूँ, तो छठा स्थान पे, और इधर से भी मैं कितने स्थान पे हूँ, तो छठा स्थान से। अब बताना है कि इस पंक्ति में, यानी यह जो पंक्ति है ना,
इस पंक्ति में यानी कितने व्यक्ति बैठा है जो आप सभी को बताना है, कितने स्टूडेंट बैठा है तो बताना है। तो कैसे करोगे, तो इस तरह से करोगे कि 6 व्यक्ति इधर है, 6 व्यक्ति इधर है, तो 6 6 12, ऑप्शन नंबर 1 नहीं, गलत हो जाएगा। क्या करना है, तो देखो 6 व्यक्ति इधर है, 6 व्यक्ति इधर है, यानी 12 व्यक्ति हुआ ना, और 12 व्यक्ति में एक व्यक्ति को माइनस करोगे। बोलोगे सर माइनस किस लिए करेंगे, तो इसलिए करोगे कि जब इधर से काउंट करोगे तो छठा व्यक्ति यहाँ होगा, और इधर से काउंट करोगे तो छठा व्यक्ति यहाँ होगा, और जो यहाँ व्यक्ति होगा वह तो एक ही व्यक्ति है ना। और इधर से भी एक बार ले रहे हो और इधर से भी एक बार ले रहे हो, 2 बार ले रहे हो, लेकिन लेना है एक ही बार ने, तो यानी 2 बार ले लिए हो, तो एक बार क्या करोगे आप लोग घटा दोगे, यानी 12 में 1 घटाओगे तो 11 होगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 होगा आपका राइट आंसर, जो कि बिल्कुल सही है और बिल्कुल सत्य है, ऑप्शन नंबर 4। समझ रहे हो, तो राइट आंसर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर 4। तो चले नेक्स्ट प्रश्न पे, तो देखो 19 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई आप लोग समझना, कर रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर बताना है, और कहाँ पे मिसिंग नंबर बताना है, तो यहाँ पे बताना है इस वाट की जगह क्या होगा। तो जिस प्रकार हमें यहाँ पे 25 आया, जिस प्रकार यहाँ पे 36 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे राइट आंसर आएगा ना। तो कैसे आप लोग लॉजिक लगाओगे, तो देखो हमें सोचना होगा कि यहाँ पे 16 जिस प्रकार आया, 9 आया, 25 आया, 36 आया, तो कैसे आया। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा लॉजिक लगाते हो ना, इस तरह से थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच, तो देखो यहाँ पे 9 जो है वह क्या है भाई, तो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर 9। यह जो 16 है वह क्या है, तो 4 का स्क्वायर। 25 जो है 5 का स्क्वायर, और 36 जो है क्या है, 6 का स्क्वायर। समझना, उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे देखो यह जो 16 है ना वो क्या है, तो 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है 36 6 का स्क्वायर, और 49 क्या है 7 का स्क्वायर, है ना। अब देखना है इसी प्रकार किस में देखना है, तो इसी प्रकार इसमें देखना है कि देखो 36 जो है क्या है 6 का स्क्वायर, और 49 जो है क्या है 7 का स्क्वायर, तो इस बार कितना होना चाहिए 8 का स्क्वायर, और यहाँ देखो 9 का स्क्वायर, है ना। अब बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है, तो सभी विद्यार्थी को पता होगा कि सर जी 8 का स्क्वायर 64 होता है, यानी 64 होता है, और बोले तो ऑप्शन नंबर 1 होता है, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, जो कि कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, समझ गए हो। तो चले नेक्स्ट पे, तो देखो नेक्स्ट प्रश्न समझना क्या कर रहा है, तो 20 नंबर का प्रश्न समझना। इसमें क्या कर रहा है भाई, तो इसमें भी कह रहा है ना लुप्त संख्या ज्ञात करें, यहाँ पे बताना है कि इस भाट की जगह क्या होगा। तो आप लोग को यहाँ पे समझना होगा कि जिस प्रकार यहाँ पे 38 आया ना, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी राइट आंसर हम लाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि 101 और यहाँ पे 43 और 15 और 35 से जिस प्रकार यहाँ पे क्या आया, तो यहाँ पे 38 आया, तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा। तो हमें कैसे सोचेंगे, तो हमें यहाँ सोचेंगे कि 101 43 और 15 और 35 को कैसे कैलकुलेशन करें कि 38 आ जाए, यही ना हमें सोचना है। तो देखो अगर हम इस तरह से लॉजिक लगाते हैं, समझना कि अगर मैं इस भाग को और इस भाग को आपस में जोड़ते हैं, तो देखो 101 प्लस 15 करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो 101 प्लस का हम 15 करते हैं, तो देखो हमें कितना प्राप्त होगा, तो 116 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 116 प्राप्त होगा ना। और फिर इसमें 35 को और इसमें 43 को जोड़ता हूँ तो कितना आता है भाई, तो देखो यहाँ पे जोड़ो 35 और 43 कितना होगा, तो 5 3 8 होगा, और ये 4 और 3 7 होगा, यानी 78 आया। और फिर मैं इन दोनों को क्या करता हूँ, आपस में घटा देता हूँ, तो देखो क्या होगा, तो 16 8 जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये 10 में से 7 जाएगा 3, देखो 38 आया, और यहाँ पे 38 है ना। बोलोगे जी सर है। यानी क्या लॉजिक किया कि यहाँ पे 101 और 101 और 15 को आपस में जोड़ा, और फिर 35 और 43 को आपस में जोड़ा, और दोनों को घटा दिया, बीच वाला राइट आंसर आ गया। तो वही लॉजिक अब हमें क्या करना है, इसमें अप्लाई करना है, यानी 48 को और 184 को आपस में जोड़ेंगे। तो देखो जोड़ो, तो 148 और 184 और 48 को जोड़ोगे कितना होगा, तो 8 4 12 और 8 4 12 2 बाकी 1, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, तो फिर 8 4 12 और 1 13 के 3 और बाकी 2 और 1 1 2, यानी 200 कितना आ गया, 32 आ गया। अब फिर क्या करेंगे, इस 56 को और इस 34 को जोड़ेंगे, तो देखो कितना होता है, 6 4 10
और फिर 5 और 3 8 और 1 9। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 332 में 90 को घटाएंगे, कितना आएगा भाई? तो यहाँ पे देखो 2 हो गया, यहाँ पे क्या होगा? तो 9 और 4 13 होगा और 1 होगा, यानी 142। यानी यहाँ पे क्या होगा? 100 क्या होगा? 42 होगा, जो हमारा राइट आंसर है। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है 142? तो बोलोगे सर जी ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है 142, जो कि आपका क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर है और बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर। समझ रहे हो? तो चले हम सब नेक्स्ट प्रश्न पे। तो देखो अगला प्रश्न आप लोग समझना क्या कर रहा है। देखो 21 नंबर का प्रश्न, और यह प्रश्न मैं आप सभी को होमवर्क के रूप में देना चाहता हूँ। सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। करा निम्नलिखित चित्र में कितने त्रिभुज है? काउंट ऑफ ट्रायंगल, यानी काउंट करना है, यानी क्या करना है? गिनना है कि इस आकृति में कितने त्रिभुज है। और सभी विद्यार्थी राइट आंसर कमेंट जरूर करना कि इस त्रिभुज में कितना, इस आकृति में कितना त्रिभुज है। ठीक है, सभी विद्यार्थी कमेंट में ज़रूर बताना। या होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। और जो स्टूडेंट अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो न्यू हो चैनल पे पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर करना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलता रहे। और साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ भी ज्वाइन हो जाना, ताकि वहाँ भी हर क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। जब तक सभी को हमारे तरफ से जय हिंद।